हेलो एवरीवन। सो आज हम करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ ई कॉमर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इस वीडियो में मैं सारे टॉपिक्स कवर करने वाला हूं और एक चीज़ याद रखना, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी पेपर आएगा। ठीक है, आराम से कर लोगे आप, सारे कॉन्सेप्ट इजी हैं, बस ध्यान से समझना, ये अकेली वीडियो काफ़ी है। बाकी इन जो मैं कराऊंगा, ये नोट्स जो भी आपके हैं इसके अंदर टॉपिक्स हैं, उनको थोड़ा चाहे तो और डिटेल में पढ़ लेना। और प्रीवियस ईयर का पेपर भी कराऊंगा मैं इसमें लास्ट में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर पहली बार आए हो तो। वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कुछ भी पूछना हो तो। सो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ई कॉमर्स। सो बेसिक सा इंट्रोडक्शन, मीनिंग और इसका कॉमर्स का क्या होता है, मतलब ई कॉमर्स होता क्या है इसमें। इसको क्या बोलते हैं, ई को इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मींस बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू द इंटरनेट। जब हम इंटरनेट के थ्रू कुछ भी बाय या सेल करते हैं, सर्विसेज को या गुड्स को, उसको क्या बोलते हैं, इंटरनेट। It involves online transaction using digital platforms. It includes activities like online shopping, online payments, internet banking, etc. It connects buyer and seller without physical interaction. मतलब कि आप बिना किसी दुकान पे जाए आप किसी बायर के साथ या किसी सेलर के साथ आप कनेक्ट हो सकते हो घर बैठे बैठे अपने फ़ोन से। प्लेटफॉर्म्स लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ईबे एंड स्नैपडील आर एग्जांपल्स। सो आपने देखा होगा कि आप डेली में अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इन सब से क्या मंगाते हो, ऑनलाइन कुछ भी आप शॉपिंग करते हो, आप सामान मंगाते हो। सो वही होता है ई कॉमर्स। और आप बैंकिंग में जब पेमेंट्स करते हो, बैंकिंग की सर्विसेज यूज़ करते हो, वो होता है बेसिक सा ई कॉमर्स। नीड्स ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स की नीड क्या है, इसमें टाइम एफर्ट्स सेव होता है शॉपिंग में, कि भाई आप पहले दुकान पे जाओगे, फिर वहाँ देखोगे, ऊपर से आप वहाँ जाके और कंफ्यूज हो जाओगे, कंपेयर नहीं कर पाओगे, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उसमें, पूरा दिन ही निकल जाता है शॉपिंग करने में। सो टाइम और एफर्ट बचाता है, आप घर बैठे बैठे आप कंपेयर कर सकते हो चीज़ों को और बाय कर सकते हो, रिव्यूज़ देख सकते हो ऑनलाइन। और अगर कुछ भी दिक्कत हुई तो आप बाद में उसको रिफंड भी कर सकते हो या फिर उसका एक्सचेंज भी कर सकते हो। टू प्रोवाइड ग्लोबल मार्केट एक्सेस, कि आप यहाँ बैठे बैठे चाइना से सामान मंगा सकते हो, ठीक है, अलीबाबा के थ्रू। टू रिड्यूस ऑपरेशनल कॉस्ट, टू मीट चेंजिंग कस्टमर प्रेफरेंसेस। कस्टमर की प्रेफरेंस जो होती है वो चेंज होती रहती है, तो सारा का सारा जो ऑनलाइन है, ई कॉमर्स है, वो चेंज करते रहते हैं अपने अपने सारे जो भी होते हैं प्रोडक्ट्स। सो ताकि जो कस्टमर है वो ऑनलाइन देखता रहता है उनको और नए नए ब्रांड्स के साथ, नए नए प्रोडक्ट्स के साथ वो कनेक्ट करता है और ख़रीदता रहता है। टू इनेबल 24/7 अवेलेबिलिटी, वही पूरे 24 घंटे और 7 दिन की अवेलेबिलिटी रहती है, आप कभी भी रात को या दिन में कभी भी आप सामान मंगा सकते हो। टू इम्प्रूव बिजनेस एफिशिएंसी एंड स्पीड, कि बिजनेस की एफिशिएंसी बढ़ती है और स्पीड बढ़ती है। एक बिजनेस जो होता है वो वहीं बैठे बैठे अपना, अपनी दुकान में बैठे बैठे अपना सारा काम, अपना सारे प्रोडक्ट को सेल कर सकता है, उसकी स्पीड बढ़ेगी और एफिशिएंसी बढ़ेगी और उसकी कॉस्ट भी कम आएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो पहले जाएगा एक बड़े होलसेलर के पास, फिर वहाँ सेल करेगा, फिर आगे वो करेगा, उससे क्या होता है कि प्रोडक्ट का जो होता है प्राइस भी बढ़ जाता है, प्राइस जो होता है ना गुड्स का, वो इंक्रीज हो जाता है मार्केट में आते आते। लेकिन अब क्या करते हो आप, डायरेक्ट किससे बाय कर रहे हो, आप कंपनी से बाय कर रहे हो। सो उसके लिए भी कॉस्ट कम आती है, वो सीधा आपको सेल करती है और अपना जो प्रॉफिट है वो भी सही रखती है, अपना प्रॉफिट मार्जिन भी सही रखती है। सो यही होता है नीड ऑफ ई कॉमर्स। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स। कस्टमर के लिए क्या एडवांटेज होंगे, एक तो कन्वीनियंस हो जाएगी शॉपिंग में, वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, इजी प्राइस कंपैरिजन हो जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन बहुत सारे क्या होंगे, सेलर्स अवेलेबल होंगे। सो हर एक के साथ आप प्राइस कंपेयर करके आप मंगा सकते हो। आपने देखा होगा अमेजोन पे एक प्रोडक्ट होता है, वही फ्लिपकार्ट पे होता है, दोनों में प्राइस डिफरेंस हो जाता है। तो आप क्या करते हो, जहाँ प्राइस सस्ता मिलता है क्योंकि सेम प्रोडक्ट है, तो आप वहाँ से बाय कर लेते हो। डिस्काउंट एंड ऑफर अवेलेबल होते हैं। डोर स्टेप डिलीवरी होती है, कि आप घर बैठे बैठे ऑफिस में बैठे हो, आप आपके घर पे सामान आ जाएगा। फॉर बिजनेस के लिए क्या है, लोअर सेटअप एंड ऑपरेशनल कॉस्ट, वही कि कोई बड़ा स्टोर खोलने की ज़रूरत नहीं है, अपना सिंपल सा सामान मंगाओ, वो अपने जहाँ पर उनका प्लांट है वहीं से ही पैक करके भेज देंगे। एक्सेस टू ग्लोबल कस्टमर, ग्लोबल कस्टमर्स को आप एक्सेस कर सकता है एक बिजनेस जो होता है वो ग्लोबल कस्टमर को, मतलब इंडिया से कोई सामान बाहर भेज सकता है, बाहर से कोई यहाँ भेज सकता है। फास्टर कम्युनिकेशन होता है कस्टमर के साथ। बेटर इन्वेंटरी मैनेजमेंट होता है, क्यों? क्योंकि सारा सामान ऑनलाइन बिकता है तो उन्हें पता रहता है कितनी डिमांड है, कितना सेल करना है, ये सब।
इंक्रीज्ड सेल्स अपॉर्चुनिटीज़ को और बढ़ाता है, क्योंकि ऑनलाइन आजकल हर कोई अवेलेबल है, सो सेल्स बढ़ने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स, B2C होता है, बिजनेस टू कंज्यूमर, जैसे कि बिजनेस सेल्स डायरेक्टली टू कंज्यूमर। अमेजोन के थ्रू आप सामान आपके पास आता है, वो एक बिजनेस है, वो डायरेक्ट आपको सेल करता है प्रोडक्ट। बिजनेस टू बिजनेस, ट्रांजैक्शन बिटवीन बिजनेस, की एक फैक्ट्री है, उसको स्टील चाहिए तो वो दूसरी स्टील की फैक्ट्री से सामान ले रही है, ठीक है। या एक टायर की कंपनी है, उसको टायर चाहिए, एक टायर बना रही है, वो दूसरे टायर दूसरे कार मैन्युफैक्चर को अपनी टायर सेल कर रही है। कंज्यूमर टू कंज्यूमर, वो ईबे जो आपका होता है कि एक कंज्यूमर अपना प्रोडक्ट वो कर देता है, लिस्ट कर देता है कि भाई मुझे अपना सामान बेचना है, सेकंड हैंड है, तो दूसरा कंज्यूमर उसको बाय कर देता है किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू। कंज्यूमर टू बिजनेस, वही जब एक आप फ्रीलांसिंग सर्विस प्रोवाइड करते हो कि आप घर बैठे हो, आपके पास एक फ्रीलांसिंग ऐप है और एक कंपनी ने आपको कांटेक्ट किया कि भाई मेरा लोगो डिज़ाइन कर दे। सो आप एक कंज्यूमर हो और आपने किसको सेल किया, ई कॉमर्स किसको किया आपने, अपना प्रोडक्ट या सर्विसेज ऑफर किसको किया, एक बिजनेस को किया, ठीक है। आप जब घर बैठे बैठे अपना कोई लोगो डिज़ाइन करके दे रहे हो किसी कंपनी के लिए, वो हो गया आपका कंज्यूमर टू बिजनेस का एग्जाम्पल। B2G, बिजनेस टू गवर्नमेंट, वही बिजनेस जो गवर्नमेंट एजेंसी के साथ डील करते हैं, उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट्स बनाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स फिल करते हैं या उनकी डिमांड फुलफिल करते हैं जो भी वो ऑर्डर करते हैं। जैसे कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, उसने ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग का पूरा सॉफ्टवेयर, पूरा स्ट्रक्चर बना के दिया है गवर्नमेंट को। सो यही होता है बिजनेस टू गवर्नमेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे करते हैं। नेक्स्ट है बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ ई कॉमर्स। एक ई कॉमर्स यूज़ करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। पहला, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वेबसाइट और मोबाइल ऐप, या तो आप एक वेबसाइट के थ्रू मंगाओगे सामान, जैसे कि अमेजोन की हो गई या फ्लिपकार्ट की हो गई, या उसके ऐप के थ्रू मंगाओगे, वो होना चाहिए। पेमेंट सिस्टम वो होना चाहिए अवेलेबल, जैसे कि UPI, कार्ड्स, नेट बैंकिंग। आजकल तो कैश ऑन डिलीवरी भी कर देता है, बट ये अवेलेबल होना चाहिए। मतलब बहुत सारे कहते हैं कि भाई हम ऑनलाइन पेमेंट कर दो पहले ही, सो UPI कार्ड या नेट बैंकिंग सर्विसेज आपके पास होना चाहिए पेमेंट करने के लिए। सिक्योरिटी सिस्टम, SSL इंक्रिप्शन होता है कि भाई आप जो भी पेमेंट्स कर रहे हो उसकी वो ना हो, रिस्क ना हो कि कहीं कोई बीच में से उसका थेफ्ट हो जाए सारी इन्फॉर्मेशन का। लॉजिस्टिक्स एंड डिलीवरी सिस्टम होता है कि भाई आपके पास वो होना चाहिए, लॉजिस्टिक्स होना चाहिए। एक सेल करने के लिए कंपनी ने सामान बना तो लिया, उसको पैक करके वो किसी ट्रांसपोर्ट के थ्रू, किसी एक लॉजिस्टिक्स कंपनी के थ्रू सेल करते हैं। जैसे कि ई कार्ट होता है फ्लिपकार्ट का, सो उससे क्या आता है, आपका सामान घर तक आता है। कस्टमर सपोर्ट सर्विस होना चाहिए कि भाई कस्टमर को ये थोड़ा है कि सामान सेल कर दिया, बाद में कुछ पूछा नहीं कि भाई सामान वो हो गया, डिफेक्ट हो गया या कुछ खराब गया, तो ऐसा ना हो कि वो बस कोई कनेक्ट ही ना कर पाए, वरना वो कभी नहीं आएगा वापस। सो ऐसा होना चाहिए कि कस्टमर सपोर्ट सर्विस होनी चाहिए कि वो वापस भी अपना सामान भेज सके अगर उसको अच्छा नहीं लगा तो। नेक्स्ट है कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस थ्रू ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन। इसके जब आप इससे बाय करते हो तो आपका क्या क्या प्रोसेस रहता है। पहला, आप प्रोडक्ट को सर्च करते हो, फिर उसको कंपेयर करते हो, रिव्यू चेक करते हो, रेटिंग्स देखते हो और उसका प्राइस कंपेयर करते हो। उसके बाद आप क्या करते हो, उसको कार्ट में ऐड करते हो और अपना ऑर्डर प्लेस करते हो। ऑर्डर प्लेस करने के बाद जब आप अपना एड्रेस कर देते हो और कंफर्म ऑर्डर कर देते हो, फिर आप पेमेंट करते हो बेसिक सा UPI कार्ड से या कैश ऑन डिलीवरी जो भी होता है। उसके बाद फिर डिलीवरी आपके घर पे आ जाती है, हो जाती है सामान की, और फिर फीडबैक या फिर अगर आपको वो प्रोडक्ट रिटर्न करना है तो वो हो जाता है लास्ट में, 7th स्टेप में। सो बेसिक सा यही है, तो हम सबको पता है, हम यूज़ करते हैं डेली। सो वो ये है कि प्रोडक्ट को सर्च करो, कंपेयर करो, कार्ट में ऐड करो, ऑर्डर को प्लेस करो, पेमेंट करो, फिर डिलीवरी हो जाएगी। उसके बाद फीडबैक और रिटर्न, अगर अच्छा नहीं लगा तो रिटर्न कर दो, वरना अपना फीडबैक दे दो। और मैं ये कहता हूँ कि फीडबैक आपको ज़रूर देना चाहिए। उससे क्या होता है कि अगर आपने कोई सामान मंगाया और वो आपको अच्छा नहीं लगा, वो बेकार था, आपने उसको क्या कर दिया, सिंपली कुछ फीडबैक नहीं दिया, सिर्फ आपने रिटर्न कर दिया, उससे क्या होगा कि भाई कोई और बंदा भी उसको सामान को मंगा लेगा। क्यों? क्योंकि आपने तो अपना फीडबैक दिया ही नहीं। अगर आप अपना फीडबैक देते तो वो चेक करता कि भाई इसका फीडबैक तो बहुत बुरा है, तो मैं नहीं मंगाऊंगा, तो वो बच जाता सामान मंगाने से। इसीलिए फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि दूसरों को हेल्प करता है और कंपनी को भी हेल्प करता है अपने प्रोडक्ट में
चेंजेस करने के लिए या अपनी सर्विसेज में इम्प्रूवमेंट करने के लिए। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट। द इंटरनेट इज द ग्लोबल नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स। इट अलाउज शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन एंड ऑनलाइन सर्विसेज। सो बहुत सारे कंप्यूटर्स इंटरकनेक्टेड हैं, सर्वर से हम कनेक्टेड रहते हैं, जिससे कि क्या होता है, हम इंफॉर्मेशन को शेयर कर पाते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं और ऑनलाइन सर्विसेज को यूज़ कर पाते हैं। इट वर्क्स यूजिंग प्रोटोकॉल लाइक TCP एंड IP। सो TCP होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसका काम क्या होता है, ये क्या करता है, आपके डेटा को रिलायबली डिलीवर करता है। पहले ये क्या करता है, उस डेटा को छोटे छोटे पैक्स में तोड़ता है, ठीक है, ब्रेक करता है, उसके बाद फिर उनको भेजता है, और भेजने के बाद जहाँ पर वो डेटा जाता है उसको वहाँ जाके दोबारा से रीअसेंबल कर देता है और पूरा डेटा आपके पास आ जाता है। सो इसका यही काम होता है। IP क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। सो ये क्या करता है, आपका डेटा सही डेस्टिनेशन पे पहुंचे, इसका यही काम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल का। अब बेसिक सा क्या है, TCP जो होता है वो क्या करता है, डिवाइड करता है डेटा को, और IP का काम क्या होता है, उस जो पैकेट्स होते हैं ना, जो वो छोटे छोटे उसमें पैकेट्स में डिवाइड हुआ है डेटा, उसको सही डेस्टिनेशन पे पहुंचाने का काम करता है। सो यही होता है बस। इट कनेक्ट्स मिलियंस ऑफ यूजर्स वर्ल्ड वाइड। सो जो इंटरनेट होता है वो मिलियंस ऑफ यूजर्स को वर्ल्ड वाइड कनेक्ट करने में हेल्प करता है। इंटरनेट क्या होता है इसके बारे में और अच्छे से आप पढ़ सकते हो। वैन होता है एक, उसको भी पढ़ लेना, VAN, ठीक है, वो भी आएगा आगे, करते हैं उसके बारे में बात। नेक्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट। सो पहले जो इंटरनेट था वो ARP नेट के थ्रू आया था। सो ये मिलिट्री यूज़ के लिए था USA में। इसमें क्या था, फुल फॉर्म क्या है इसकी, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क, ठीक है। सो इसमें क्या था, ये पहली बार USA ने किया था डेवलप उनके अपने मिलिट्री यूज़ के लिए। इसमें क्या करा जाता था, कनेक्ट करे जाते थे कंप्यूटर्स यूनिवर्सिटीज़ और रिसर्च सेंटर्स के थ्रू। इसका मेन पर्पस क्या था, टू शेयर डेटा एंड रिसोर्सेज बिटवीन कंप्यूटर्स, ठीक है। सो यही था। उसके बाद क्या था, इंट्रोडक्शन ऑफ WW वर्ल्ड वाइड वेब, फिर ये आया 1990s में। इसमें क्या हुआ, इसमें आपके वेब पेजेस हुए, वेब सर्विसेज, HTTP, आपके प्रोटोकॉल्स आए। सो इसमें क्या था, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ वेब पेजेस एंड वेबसाइट, जिसमें मैंने बताया वेब पेजेस और वेबसाइट का पूरा सिस्टम था, ठीक है। इट वर्क्स यूजिंग वेब ब्राउज़र लाइक गूगल क्रोम, इनके थ्रू आप यूज़ कर सकते हो इंटरनेट वर्ल्ड वाइड वेब। ग्रोथ ऑफ E-commerce, सोशल मीडिया एंड क्लाउड सर्विसेज। टुडे इट इज़ यूज्ड फॉर बिजनेस, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट एक्सेट्रा। सो यही होता है एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट। पहले ARP नेट आया था, उसके बाद वर्ल्ड वाइड वेब आया था, वो बस मिलिट्री यूज़ के लिए था, और ये हम सब यूज़ कर सकते हैं। इसमें वेबसाइट का वेब पेजेस बनाए गए, ये सब बनाए गए ताकि इनको यूज़ कर सके, और ये हम सर्विसेज यूज़ करते हैं वेब ब्राउज़र के थ्रू, ठीक है। आगे करते हैं। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनेट। सो इसमें क्या था, ईमेल था, इलेक्ट्रॉनिक मेल यूज टू सेंड एंड रिसीव मैसेजेस इंस्टेंटली। सो क्या था इंटरनेट का, इसमें हम ईमेल की सर्विसेज थी, जिसमें हम अपनी फाइल्स, मैसेजेस, इमेजेस, डॉक्यूमेंट्स को हम क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं किसी को, या रिसीव कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इंटरनेट का, वर्ल्ड वाइड वेब, जहाँ पर क्या होता है, वेब पेजेस, बहुत सारे वेब पेजेस का वो होता है, कलेक्शन होता है, कनेक्टेड थ्रू हाइपरलिंक्स, एक्सेस्ड यूजिंग ब्राउजर्स लाइक गूगल क्रोम। हम जाते हैं, आप वेबसाइट पे कुछ भी ओपन करते हो, वहाँ कुछ भी सर्च करते हो, ये सारे वेब पेजेस बने होते हैं और ये कनेक्टेड रहते हैं आपस में हाइपरलिंक के थ्रू, और आप कुछ भी फिर यहाँ पर अपनी एक्टिविटी कर सकते हो, कुछ सामान मंगा सकते हो, या कोई चीज़ आपको करनी है वो आप कर सकते हो वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यूज टू ट्रांसफ़र फाइल्स बिटवीन कंप्यूटर्स, ठीक है। हेल्पफुल फॉर अपलोडिंग डाउनलोडिंग लार्ज फाइल्स यूज्ड बाय डेवलपर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। एक फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है जिसमें कि एक कंप्यूटर साइड में आसपास होते हैं, उससे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में बहुत बड़ी बड़ी फाइल्स होती हैं, उनको सेंड करने में आसानी होती है। टेलनेट allows remote access to another computers, work through command line interface used for remote login and control। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं।
आप जैसे कि अपने घर बैठे हो और आपकी कंपनी का एक सर्वर है, ठीक है, आप उसके साथ कनेक्ट करना चाहते हो, उस पे जो भी फाइल्स हैं उनको अपलोड या रिसीव करना चाहते हो। सो आपने घर बैठे बैठे अपना टेलनेट सर्वर का एड्रेस डाला, उसके बाद फिर आपका वो ओपन हो गया, फिर आपने वहाँ पासवर्ड और अपना आईडी डाला, यूज़र पासवर्ड और जो भी आईडी होता है आपका वो डाला। उसके बाद फिर क्या हुआ, वो आपका खुल गया और वहाँ से आपने उसको एक्सेस कर लिया। सो इसके थ्रू हम क्या करते हैं, घर बैठे बैठे अपने किसी सर्वर से या किसी दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं। इंट्रानेट क्या होता है, एक प्राइवेट नेटवर्क होता है, ठीक है, एक्सेसिबल ओनली टू ऑथराइज्ड यूजर्स, यूज्ड फॉर इंटरनल कम्युनिकेशन एंड डाटा शेयरिंग। बड़ी बड़ी कंपनी यूज़ करती है कि उनका डाटा बाहर ना जाए, तो वो खुद का एक प्राइवेट नेटवर्क बना लेती हैं ताकि वो आपस में ही कनेक्ट कर सके और बाहर ना जाए डाटा। एक्स्ट्रानेट क्या होता है, ये वही होता है बाहर के लिए, आउटसाइड यूजर्स के लिए, यूज्ड फॉर शेयरिंग इंफॉर्मेशन विद सप्लायर पार्टनर्स, मोर सिक्योर देन पब्लिक इंटरनेट। पब्लिक इंटरनेट में तो क्या, आप कहीं भी कुछ भी आप कर सकते हो सर्च। इंट्रानेट में क्या होता है कि एक प्राइवेट कंपनी का खुद का नेटवर्क होता है। एक्स्ट्रानेट में वो क्या करती है, बाहर के जो यूजर्स होते हैं, उनके सप्लायर्स होते हैं, पार्टनर्स होते हैं, जो उनको गुड्स रॉ मटेरियल भेजते हैं या उनसे खरीदते हैं, उनके साथ एक कनेक्शन बनाते हैं, उनके साथ एक्सेसिबल होता है वो, ठीक है, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रानेट। नेक्स्ट है लिमिटेशन ऑफ इंटरनेट, सिक्योरिटी रिस्क आ जाता है और प्राइवेसी इशू आ जाते हैं। बहुत बार क्या होता है कि आपके हो सकता है कोई इमेज लीक हो जाए, ठीक है, प्राइवेसी के इशू रहते हैं। स्प्रेड ऑफ फेक इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी फैलती है। इंटरनेट एडिक्शन हो सकता है। टेक्निकल इशू हो सकते हैं, स्लो स्पीड, डाउन टाइम हो सकता है। और रिक्वायर बेसिक नॉलेज टू यूज़, बेसिक नॉलेज चाहिए होती है। आजकल तो हर कोई यूज़ कर लेता है, बट इसके साथ एक रिस्क भी है कि बहुत सारी जो इंटरनेट के थ्रू आप करते हो तो आपके कंप्यूटर में वायरस भी आ सकता है या कोई ऐसी फाइल आ सकती है जो आपके कंप्यूटर को ख़राब कर सकती है। ये भी कुछ होते हैं, वो इस सिक्योरिटी रिस्क या प्राइवेसी इशू में आ जाता है। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंटरनेट, एक इंटरनेट को यूज़ करने के लिए हार्डवेयर कौन सा चाहिए और सॉफ्टवेयर कौन सा चाहिए। हार्डवेयर में तो आपका कंप्यूटर, लैपटॉप या स्मार्टफोन होना चाहिए, मॉडेम और राउटर होना चाहिए, नेटवर्क केबल्स और वाईफाई, आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कनेक्शन होना चाहिए आपका, जो भी सिम होता है ये। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट क्या होती है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए या विंडो का या एंड्रॉयड का। वेब ब्राउज़र होना चाहिए आपके पास, गूगल क्रोम हो गया, जिसके थ्रू आप ऑनलाइन इंटरनेट एक्सेस करोगे। ईमेल सॉफ्टवेयर और ऐप्स और सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर चाहिए, एंटीवायरस चाहिए आपको, ताकि कोई भी अगर आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाए सो उसको सही करा जा सके एक एंटीवायरस के थ्रू। सो ये होती हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंटरनेट। बाकी इन सब चीज़ों को आप डिटेल में और थोड़ा पढ़ सकते हो, अगर 15 मार्क्स में आ जाता है सो उसके लिए। नेक्स्ट है सर्च इंजन्स। मीनिंग ऑफ सर्च इंजन, अ सर्च इंजन इज अ सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट हेल्प्स users find information on internet. It searches website based on keywords entered by user. It display result in the form of search engine result page, SERP, गूगल, बिंग, याहू। जब आप कुछ भी सर्च करते हो फिर बहुत सारी क्या आती हैं, वेबसाइट आती हैं। सो वो सर्च इंजन रिजल्ट पेज होते हैं जो ओपन होके आते हैं। आप कुछ भी सर्च करते हो उसके बाद जो सबसे पहला गूगल पे आप गए, वहाँ पर कुछ भी सर्च किया, जो पहला खुल के आता है वो सर्च इंजन रिजल्ट पेज होते हैं बहुत सारे। वर्किंग ऑफ सर्च इंजन, कैसी वर्किंग होती है, पहला होता है क्रॉलिंग। सर्च इंजन यूज बॉट्स कॉल्ड वेब crawlers or spiders. These bots scan websites and collect information. Example, Google uses Googlebot. So ये क्या करते हैं, जितनी भी ऑनलाइन आपकी वेबसाइट्स हैं उनमें से डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करते हैं, उस डेटा को इंडेक्सिंग, कलेक्टेड डेटा इज स्टोर्स इन अ ह्यूज डेटाबेस कॉल्ड एन इंडेक्स। वेबसाइट्स आर ऑर्गेनाइज्ड बेस्ड ऑन कीवर्ड्स, कंटेंट एंड रेलिवेंस। सो होता क्या है, जब ये क्रॉलर्स होते हैं, बहुत सारी आपकी वेबसाइट्स होती हैं, उनसे क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं और उसको फिर स्टोर कर देते हैं डेटाबेस में। उसके बाद फिर क्या होता है, फिर होती है रैंकिंग। सर्च इंजन रैंक पेज बेस्ड ऑन रेलिवेंसी टू सर्च क्वेरी, क्वालिटी ऑफ कंटेंट, वेबसाइट पॉपुलैरिटी, यूज़र एक्सपीरियंस। सो अब इन्होंने क्या किया, उसको सारे डेटा को कलेक्ट कर लिया। अब आपने कुछ भी सर्च करा, फिर क्या करेगा गूगल, जब उस सर्च से रिलेटेड, उस वर्ड से रिलेटेड जितनी भी
वेबसाइट होंगी, जो भी आपने सर्च किया उससे रिलेटेड जो भी मिलेगा, जो सबसे बेस्ट मिलेगा, जो सबसे आपकी वो होगा, रेलिवेंस होगा आपसे, या क्वालिटी कंटेंट होगा और वो वेबसाइट बहुत पॉपुलर होगी उस वर्ड में, वो सबसे पहले दिखा देगा आपको। सो यही होता है बेसिक वर्किंग ऑफ सर्च इंजन। ठीक है, डाटा कलेक्ट करते हैं, स्टोर करते हैं, फिर उसको एनालाइज करते हैं पूरा अच्छे से, और जो भी आप सर्च करते हो उसको एनालाइज करके सबसे बेस्ट वेबसाइट जो होती हैं वो आपको शुरू में दिखाते हैं। बाकी नीचे नीचे आप देखते हो कि बहुत सारी वेबसाइट उल्टी सीधी होती हैं। जो सबसे ऊपर जो टॉप रैंकिंग पे वेबसाइट होती हैं वो ज़्यादा यूज़ होती हैं, और बहुत बार वो होते हैं कि पे करके उनको सबसे ऊपर लेके आते हैं, बट रैंकिंग ऐसे ही करते हैं ये गूगल। ठीक है, ये लास्ट स्टेप है डिस्प्लेइंग रिजल्ट। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि वो क्या करते हैं, सर्च करते हैं, फिर एड्स आते हैं, वो रैंकिंग के थ्रू होता है, और अगर वो पे करते हैं एड्स में या इन सब में तो वो सबसे ऊपर फीचर हो जाते हैं। टाइप्स ऑफ सर्च इंजन कौन से होते हैं? पहला होता है क्रॉलर बेस्ड सर्च इंजन, जैसे कि गूगल, जो कि यूज्ड बॉट्स टू क्रॉल एंड इंडेक्स वेबसाइट्स। सेकंड है डायरेक्टरी बेस्ड सर्च इंजन्स, वेबसाइट्स आर मैन्युअली लिस्टेड इन कैटेगरीज, लेस कॉमन टुडे। आज के टाइम पे ये सब यूज़ नहीं है, सो बस एक नाम के लिए पढ़ लो कि वेबसाइट जो होती हैं वो मैन्युअली लिस्ट करी जाती हैं, उनके लिए कोई भी आपके क्रॉलर्स यूज़ नहीं करते डाटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए, बस उनको एक वेब पेज पे मैन्युअली लिस्ट करा जाता है, और कैटेगरी के अकॉर्डिंग कि भाई ये फिटनेस की वो है आपकी वेबसाइट है, ये फूड की हो गई, इसको अलग अलग कैटेगरी में डालते हैं। लेकिन गूगल जो ये क्रॉलर बेस्ड इंजन्स होते हैं इसमें वो कुछ नहीं करते, वो बस अपने आप एक्सट्रैक्ट करते हैं डेटा को, और जो भी वर्ड्स मैच होते हैं उसके अकॉर्डिंग कैटेगरी में डाल देते हैं। नेक्स्ट है मेटा सर्च इंजन्स। सो ये क्या करते हैं, कलेक्ट रिजल्ट्स फ्रॉम मल्टीपल सर्च इंजन। जैसे कि आपने सर्च करा कि बेस्ट स्मार्टफोन कौन सा है, सो ये क्या करेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे, गूगल के उस पे सर्च इंजन पे, याहू के, बीइंग के, इन सब के पे सब के ऊपर सर्च करने के बाद ये क्या करेंगे, सबसे बेस्ट रिजल्ट जो भी निकलेंगे उनको आपको दिखाएंगे। जैसे कि गूगल के ऊपर हमने देखा एक दो निकले, बीइंग के ऊपर, याहू के ऊपर, जो सबसे टॉप रिजल्ट्स निकलते हैं उन सबको कंबाइन करके एक जगह दिखाते हैं। यही होता है मेटा सर्च इंजन्स। फीचर्स ऑफ सर्च इंजन क्या होते हैं, कीवर्ड बेस्ड होते हैं, एडवांस होते हैं, एडवांस सर्च फिल्टर्स होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत बार टाइम के ऊपर, टाइम के बेस्ड के ऊपर होते हैं, एरिया के ऊपर, ज्योग्राफी के ऊपर भी आप सर्च कर सकते हो। ऑटो सजेशंस होते हैं, वॉइस सर्च हो गए हैं आजकल तो, इमेज एंड वीडियो सर्च भी कर सकते हो, लोकल सर्च रिजल्ट्स भी आते हैं आपके। एडवांटेज क्या होता है सर्च इंजन के, फास्ट एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, इजी टू यूज़ होता है, टाइम को बचाता है, प्रोवाइड ग्लोबल नॉलेज, हेल्प्स इन रिसर्च एंड एजुकेशन। लिमिटेशन क्या होती है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो जाती है जिसकी वजह से आप कंफ्यूज भी हो जाते हो। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे मोबाइल फ़ोन दिखा देगा, आप कंफ्यूज हो जाओ कौन सा लें, किस इसमें ये है उसमें वो है, ऐसा। फेक और मिसलीडिंग कंटेंट भी आ जाता है, क्यों? क्योंकि बहुत सारी जो वेबसाइट्स होती हैं वो पे करके अपना जो रिजल्ट होती हैं वो ऊपर लाती हैं। प्राइवेसी कंसर्न हो जाते हैं, ट्रैकिंग यूज़र डेटा, बहुत बार ये यूज़र का डेटा भी ट्रैक करते रहते हैं, इसकी वजह से प्राइवेसी कंसर्न भी हो जाते हैं। डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है इंटरनेट के ऊपर, अगर अभी इंटरनेट बंद हो जाए तो सब कुछ एक तरीके से बंद है, क्योंकि मैं भी अगर वीडियो बना रहा हूँ मैं भी अपलोड नहीं कर पाऊँगा उसको बिना उसके। सो यही होता है लिमिटेशन ऑफ सर्च इंजन्स। नेक्स्ट है कस्टमर रिलेशनशिप विद बिजनेस व्यू ई कॉमर्स। ई कॉमर्स हेल्प्स बिल्ड डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन बिजनेस एंड कस्टमर। ई कॉमर्स के थ्रू डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है बिजनेस और कस्टमर के बीच में। कम्युनिकेशन इज फास्टर थ्रू ईमेल्स, ईमेल्स के थ्रू, चैट्स के थ्रू, ऐप्स के थ्रू जो कम्युनिकेशन होता है वो बहुत फास्ट होता है। आप फ़ोन करते हो, बहुत बार वो फ़ोन ना उठाएं, आप ईमेल कर देते हो, और ऐप्स के थ्रू आप क्या करते हो, डायरेक्ट कनेक्ट कर लेते हो। बिजनेसेस कैन प्रोवाइड पर्सनलाइज्ड सर्विस बेस्ड ऑन कस्टमर डाटा। कस्टमर के डाटा के ऊपर वो पर्सनलाइज सर्विस देते हैं। आपने देखा होगा बहुत बार आपको ऑफर आते हैं, आप कुछ सामान ऑर्डर करते हो, आपको रिलेटेड ऑफर्स आते रहते हैं। पर्सनलाइज सर्विसेज होती हैं कि भाई हम आपके घर पे डिलीवर कर देंगे, आपको आने की भी ज़रूरत नहीं है, ऐसा होता है। इजी फीडबैक सिस्टम होता है, रेटिंग्स, रिव्यू, कमेंट्स के थ्रू आप फीडबैक ले सकते हो। 24/7 कस्टमर सपोर्ट इंक्रीज सेटिस्फेक्शन, 24/7 सपोर्ट रहता है कि भाई आप पूरे टाइम बात कर सकते हो ईमेल के थ्रू, या जो भी इनका होता है कस्टमर सपोर्ट सिस्टम उसके थ्रू। लॉयल्टी प्रोग्राम्स एंड ऑफर्स इम्प्रूव लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। कुछ ये प्रोग्राम्स होते हैं जो कंपनी के द्वारा करे जाते हैं ताकि कस्टमर के साथ एक लॉन्ग टर्म लॉयल्टी और एक
अच्छा कनेक्शन बना रहे। प्लेटफॉर्म्स लाइक अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट मेंटेन कस्टमर डाटा टू इनहेंस एक्सपीरियंस। वही प्लेटफॉर्म जो ये अमेजोन होते हैं, फ्लिपकार्ट होते हैं, सारा का सारा डाटा जितने भी ऑर्डर्स होते हैं आपका सब कुछ रिकॉर्ड रखते हैं ताकि आपका एक्सपीरियंस इनहेंस कर सके, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट और सर्विस दिखा सकें और उसके हिसाब से आपको ऑफर्स दे सकें। टूल्स यूज्ड फॉर मेंटेनिंग रिलेशनशिप्स, ईमेल मार्केटिंग यूज़ करी जाती है, चैट बॉट्स, लाइव चैट, सीआरएम यूज़ करा जाता है, सीआरएम सॉफ्टवेयर। सोशल मीडिया इंटरेक्शन के थ्रू कंपनीज क्या करती हैं, आजकल देखा होगा आपने इंस्टाग्राम में वो जाके किसी भी अपने किसी पे वो कर देती हैं, कमेंट कर देती हैं, कोई अगर उनका प्रोडक्ट रिव्यू करता है या उसके बारे में कुछ भी चीज़ें होती हैं ये सब। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। सो ये कुछ सिस्टम्स होते हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के थ्रू जिसमें आप इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स करते हो, ऑनलाइन ट्रांसफ़र करते हो पैसे को बिना फिजिकल कैश के। इसके भी कुछ पार्ट्स होते हैं। पहला ई मनी होता है जो डिजिटल फॉर्म ऑफ मनी होता है, स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है, यूज्ड फॉर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। एग्जांपल आपके पेटीएम के होते हैं, वॉलेट्स होते हैं, गूगल पे के होते हैं, ये सब इसको बोलते हैं ई मनी, जो इलेक्ट्रॉनिक मनी होता है आपके पास। फास्ट एंड कन्वीनियंट रहता है, रिड्यूस्ड नीड फॉर फिजिकल कैश, आपको जाके फिजिकल कैश की ज़रूरत नहीं, आप कहीं भी ऑनलाइन पेमेंट कर दो, यही होता है ई मनी। नेक्स्ट है ई चेक। ये डिजिटल वर्जन होता है ट्रेडिशनल चेक का, जो आप चेक भरते हो उसका एक डिजिटल वर्जन सेम होता है, उसकी तरह सेम काम करता है कि आपको पे करने के लिए आपको लीगली बाइंड कर देता है। यूज्ड फॉर ऑनलाइन पेमेंट, रिक्वायर्स डिजिटल सिग्नेचर, मोर सिक्योर एंड फास्टर देन पेपर चेक। थर्ड है क्रेडिट कार्ड्स, अलाउस यूजर्स टू बाय नाउ एंड पे लेटर। ये सबको तो आपको पता ही है। डेबिट कार्ड्स क्या होते हैं ये भी पता है। स्मार्ट कार्ड्स आपके एटीएम कार्ड, मेट्रो कार्ड, जिनके अंदर एक चिप लगी होती है, इसके थ्रू आप स्कैन करते हो और आपका काम सारा हो जाता है। बेसिक सा है, ईजी है, पढ़ लेना। नेक्स्ट है ई बैंकिंग। ई बैंकिंग क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड थ्रू इंटरनेट, जैसे कि आप बैलेंस चेक कर सकते हो, मनी को ट्रांसफ़र कर सकते हो, अपने बिल्स की पेमेंट कर सकते हो, अकाउंट को ओपन कर सकते हो ऑनलाइन, बेसिक से जो होते हैं बेसिक फैसिलिटीज़, या बुक अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, और आप रिचार्ज कर सकते हो, अपना बिजली का बिल पे कर सकते हो, यही सब। एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नेट बैंकिंग, यूनो एसबीआई इनका ऐप है, उसके थ्रू आप ये सारा काम कर सकते हो। सो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग जो इनकी सर्विसेज होती हैं वही, और ये अपने ऐप के थ्रू क्या करते हैं, इन सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं। सो ये होता है ई बैंकिंग। इसको आप डिटेल में और थोड़ा पढ़ लेना, ईजी है। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। फास्ट एंड इजी ट्रांजैक्शन होता है, टाइम और एफर्ट को सेव करता है। सिक्योर होता है क्योंकि ओटीपी आता है उसके बाद ही आप पेमेंट करते हो, आपके ऐप पे, आपके फ़ोन पे ओटीपी आता है। रिड्यूस यूज़ ऑफ कैश, रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन, सारे ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रहता है, कोई आपके साथ फ्रॉड नहीं कर सकता। अगर आपने कैश में दिया है और किसी ने आपको रिसिप्ट नहीं दी है तो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन अगर आपने ऑनलाइन किया तो आपके पास एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रहता है हमेशा। लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, रिस्क रहता है फ्रॉड हैकिंग का, बहुत फ्रॉड चलते हैं, लोग पैसा चुराते हैं ऑनलाइन, ठीक है, लोगों के साथ करते हैं फ्रॉड, ओटीपी मांग के उनका पैसा सारा गायब कर देते हैं अकाउंट से। रिक्वायर्स इंटरनेट एक्सेस, इंटरनेट एक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने सपोज़ एकदम से कहीं पेमेंट कर रहे हो और इंटरनेट एकदम से बंद हो गया या कुछ भी हो गया, हो सकता है आपका पैसा ब्लॉक हो जाए, आ जाएगा वापस बट क्या पता ब्लॉक हो जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। टेक्निकल इश्यूज आते हैं बहुत बार, सर्वर डाउन रहता है, एरर्स आते हैं, आप पेमेंट नहीं कर पाते, आप कहीं फंस गए हो, आपको पेमेंट करनी है और पेमेंट करते रहते हो आप, नहीं होता कुछ भी। सो यही होता है। लैक ऑफ अवेयरनेस इन रूरल एरियाज़, आज भी लोग गाँव के इलाके में या बहुत बार शहरों में भी बहुत सारे लोग आज भी कैश यूज़ कर रहे हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बहुत कम है, अब तो खैर धीरे धीरे बढ़ रहा है। हमारी जनरेशन जो है ये ज़्यादा यूज़ कर रही है, जो हमारे मम्मी पापा हैं, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ये सब आज भी कैश यूज़ करते हैं जनरली हर जगह। बाकी जहाँ पेमेंट होती है वहाँ तो ऑनलाइन कर देते हैं। नेक्स्ट है ईडीआई, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। इसको तो जितना डिटेल में हो सकता है उतना अच्छे से कर लेना,
मैं जितना हो पाएगा उतना अच्छे से बता दूंगा। इसकी सारी चीज़, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, जो भी हो सके वो याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। EDI मीन्स इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज ऑफ बिजनेस डॉक्यूमेंट्स बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। रिप्लेस पेपर बेस्ड डॉक्यूमेंट लाइक इनवॉइस, परचेज, ऑर्डर, बिल्स। सो अब मान लो किसी बिजनेस ने दूसरे बिजनेस से कोई सामान खरीदा, वो क्या करेगा, एक इनवॉइस भेजेगा। एक पहले क्या होता था, वो पेपर पे भेजता था, अब हो सकता है वो सामने वाले से खो जाए, फट जाए, कुछ भी दिक्कत हो सकती है। लेकिन अब ये सारा जो डॉक्यूमेंट है ये इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज के थ्रू एक्सचेंज होता है बिजनेस के बीच में। एक बिजनेस सारा इनवॉइस होता है, जो भी बिल्स होते हैं सारे ऑनलाइन भेज देता है। इससे क्या रहता है, पूरा रिकॉर्ड भी रहता है और कोई फ्रॉड होने के चांसेस भी नहीं रहते। डाटा इज ट्रांसफर्ड इन अ स्टैंडर्डाइज्ड डिजिटल फॉर्मेट यूज्ड इन B2B ट्रांजैक्शन, इंप्रूव स्पीड, एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी। नेक्स्ट है नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर। एक EDI करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, कंप्यूटर सर्विसेज, सर्वर्स होना चाहिए, यूज टू क्रिएट एंड प्रोसेस EDI का डॉक्यूमेंट्स। कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है, इंटरनेट और प्राइवेट नेटवर्क जो होता है कंपनी का, जिसके थ्रू वो करेंगे, ठीक है। थर्ड है वैन वैल्यू एडेड नेटवर्क। ये एक थर्ड पार्टी नेटवर्क होता है जो जो दो कंपनी के बीच में, दो बिजनेस के बीच में काम करता है डाटा को सेफली ट्रांसफर करने के लिए, ताकि वो सेफली हो सके। एक EDI सॉफ्टवेयर चाहिए, कन्वर्ट्स डाटा इनटू स्टैंडर्ड फॉर्मेट। प्रोटोकॉल्स यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन लाइक EG HTTP और FTP। सो HTTP क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये क्या करता है, ये वेब पेजेस को लोड करने में हेल्प करता है और उनको देखने में हेल्प करता है। FTP क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये क्या करता है, ये फाइल को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। सो ये पूरा एक नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है EDI करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ EDI। ट्रांसफर ऑफ बिजनेस डॉक्यूमेंट होता है, पेपर वर्क को कम करता है, स्पीड अप ट्रांजैक्शन, इंप्रूव एक्यूरेसी ऑफ डेटा, इनहेंस बिजनेस कम्युनिकेशन, सपोर्ट सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सो यही है, सिंपल है। कंपोनेंट्स ऑफ EDI क्या होता है, ट्रेडिंग पार्टनर्स होते हैं, सेंडर और इसमें रिसीवर आते हैं। EDI स्टैंडर्ड होते हैं, फॉर्मेट रूल्स होते हैं लाइक ANSI, जो आपको फाइल आपकी कन्वर्ट करते हैं इन स्टैंडर्ड्स में। ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर होता है जो डाटा को कन्वर्ट करता है इनटू EDI फॉर्मेट। कम्युनिकेशन आपके सिस्टम होते हैं, ट्रांसफर डेटा बिटवीन पार्टीज। एप्लीकेशन सिस्टम प्रोसेस एंड रिसीव्ड डेटा। फिफ्थ है फाइल टाइप ऑफ EDI। परचेज ऑर्डर होता है, इनवॉइस होते हैं, ये कुछ फाइल के टाइप्स होते हैं जो EDI के थ्रू सेंड करते हैं। बिल ऑफ लेडिंग होता है, पेमेंट ऑर्डर होता है, एडवांस शिपिंग नोटिस होता है, इनवॉइसेस होते हैं। सो ये सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। दीज आर स्टैंडर्ड बिजनेस डॉक्यूमेंट एक्सचेंज इलेक्ट्रॉनिकली। सो यही होते हैं एकदम स्टैंडर्ड जो बेसिक बिजनेस में एक्सचेंज करे जाते हैं। नेक्स्ट है पेमेंट थ्रू UPI, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। सो ये भी आपकी हेडिंग्स है मेन, मतलब ये होते क्या हैं, बेसिक सा वही है, मैंने इनको हाईलाइट नहीं किया, भूल गया मैं करना। सो नेक्स्ट है पेमेंट थ्रू UPI। सो इससे क्या होता है, UPI के थ्रू आप पेमेंट करते हो, इंस्टेंट मनी ट्रांसफर होता है, 24/7 काम करता है। मोबाइल ऐप्स आप यूज़ करते हो, गूगल पे, फ़ोन पे यूज़ करने के लिए। इसमें क्या होता है, UPI ID या मोबाइल नंबर होता है आपका। इसमें क्या होता है, नो नीड टू शेयर बैंक डिटेल्स। आपको बैंक डिटेल शेयर करने की नीड नहीं होती कि अकाउंट नंबर मेरा ये है, IFSC कोड ये है, आप पैसे भेज दो। इसमें बस आप फ़ोन नंबर डालते हो और पेमेंट कर देते हो। सेवेंथ है मोबाइल वॉलेट। ये आपका डिजिटल वॉलेट होता है टू स्टोर मनी इलेक्ट्रॉनिकली, यूज्ड फॉर पेमेंट, रिचार्ज, शॉपिंग। एग्जाम्पल पेटीएम, अमेजोन पे। ये होता है ईजी एंड फास्ट ट्रांजैक्शन होता है। गूगल पे में तो क्या होता है, आपका डायरेक्ट अकाउंट से कटता है, इसमें आप अपने वॉलेट में, अपने अकाउंट से पैसा वॉलेट में डाल सकते हो, फिर आप यूज़ कर सकते हो। एट्थ है फ़ोन बैंकिंग, बैंकिंग सर्विसेज। वही बैलेंस इंक्वायरी करते हो आप स्टेटमेंट देखते हो और सर्विस रिक्वेस्ट करते हो कोई भी ऑनलाइन। फ़ोन बैंकिंग सर्विसेज वही होती हैं। नाइन्थ है नेटवर्क बैंकिंग, नेट बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग। बैंकिंग सर्विसेज व्यू इंटरनेट, वही जो आप बैंकिंग सर्विस लेते हो इंटरनेट के थ्रू। इसका क्या फंक्शन होता है, फंड ट्रांसफ़र के लिए होता है, पैसे किसी को ट्रांसफ़र करते हो। बिल पेमेंट्स के लिए होता है, अकाउंट मैनेजमेंट के लिए होता है, ऑनलाइन शॉपिंग पेमेंट्स के लिए आप नेट बैंकिंग यूज़ करते हो, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नेट बैंकिंग सर्विस होते हैं इनके। टेंथ है एडवांटेज ऑफ डिजिटल पेमेंट मेथड, फास्ट एंड कन्वीनियंट रहता है, सिक्योर OTP होता है इसका, कैश हैंडलिंग को
रिड्यूस करता है, 24/7 अवेलेबल रहता है। लिमिटेशन क्या रहती है, वही इंटरनेट चाहिए, स्मार्टफोन चाहिए, साइबर फ्रॉड हो सकता है, टेक्निकल इशू आ सकते हैं, लैक ऑफ डिजिटल लिटरेसी इन सम एरियाज में भी हो सकता है कि आपको वो बैंकिंग नेट बैंकिंग ऐप यूज़ ना करना है, उसमें पासवर्ड डालना पड़ेगा, यूज़र आईडी डालनी पड़ेगी, उसके बाद आपको बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं। सो बहुत लोगों को इस चीज़ की नॉलेज नहीं होती, जिसकी वजह से ये एक दिक्कत है, एक लिमिटेशन है नेट बैंकिंग की। नेक्स्ट है सिक्योरिटी इश्यूज ऑफ ई कॉमर्स, रिस्क ऑफ हैकिंग एंड अनऑथराइज्ड एक्सेस। वही ये बहुत सारे इश्यूज होते हैं, डाटा थेफ्ट हो सकता है, आपका पर्सनल डेटा कुछ चोरी किया जा सकता है, ऑनलाइन फ्रॉड और स्कैम बहुत होते हैं, आइडेंटिटी थेफ्ट होते हैं, फिशिंग होती है, फेक ईमेल्स और वेबसाइट्स के थ्रू आपको कनेक्ट करते हैं वो, लैक ऑफ ट्रस्ट इन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। और सेकंड है फायरवॉल। फायरवॉल इसको डिटेल में पढ़ लेना, ठीक है, फायरवॉल को। अ फायरवॉल इज अ सिक्योरिटी सिस्टम दैट मॉनिटर्स एंड कंट्रोल्स नेटवर्क ट्रैफिक। इट एक्ट एज अ बैरियर बिटवीन ट्रस्टेड एंड अनट्रस्टेड नेटवर्क। तो ये एक बैरियर की तरह एक्ट करता है, जो भी एक ट्रस्टेड होता है, जिसको अलाउ होता है वो एक्सेस कर पाता है, जिसको नहीं होता वो नहीं कर पाता। प्रिवेंट्स अनऑथराइज्ड एक्सेस टू सिस्टम, कैन बी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बेस्ड। एक सॉफ्टवेयर भी हो सकता है इसका, एक हार्डवेयर भी यूज करते हैं फायरवॉल के लिए। यूज्ड बाय कंपनीज टू प्रोटेक्ट देयर डेटा। ई लॉकिंग क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक लॉकिंग। टेक्निक्स टू प्रोटेक्ट डिजिटल कंटेंट फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, रिस्ट्रिक्ट कॉपिंग, एडिटिंग और एक्सेसिंग फाइल यूज्ड इन सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंट और इंश्योर डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी एंड ओनरशिप। सो होता क्या है कि कंपनी ए ने कोई डॉक्यूमेंट भेजा कंपनी बी को, वो ई लॉक कर देगी। इससे क्या होगा, कोई भी बीच में उसको चोरी नहीं कर पाएगा, उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा, सिर्फ कंपनी बी कर पाएगी। फोर्थ है इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा इनटू कोडेड फ्रॉम शिफर टेक्स्ट। आपने कोई टेक्स्ट भेजा, ठीक है, आपने बोला कि व्हाट इज गोइंग ऑन ऐसे करके कुछ आपने लिखा, उसको एक कोड में डाल देंगे, कोड में उसको कन्वर्ट कर देंगे, और जिससे कि वो बीच में चोरी नहीं होगा, फिर वहां जाके सेंडर के पास वो कन्वर्ट हो जाएगा, यही होता है। ओनली ऑथराइज्ड यूजर कैन डिकोड इट यूजिंग अ की, प्रोटेक्ट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लाइक पासवर्ड एंड पेमेंट डिटेल्स, कॉमनली यूज्ड इन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। साइबर लॉज क्या होता है, लॉज डेट गवर्न ऑनलाइन एक्टिविटीज एंड डिजिटल ट्रांजैक्शन, प्रोटेक्ट यूजर फ्रॉम साइबर क्राइम इन इंडिया, गवर्न बाय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। ये क्या करते हैं, हैकिंग को, डाटा थेफ्ट को, साइबर फ्रॉड को और डिजिटल सिग्नेचर्स को, इन सबको कवर करते हैं साइबर लॉज के अंदर, ठीक है। इनको और डिटेल में फायरवॉल को, इन सबको अच्छे से पढ़ लेना, इनके एग्जाम्पल देख लेना ताकि आप एग्जाम्पल लिख पाओ, क्योंकि एग्जाम्पल से अच्छा समझ आता है। नेक्स्ट है पेमेंट gateways. A payment gateway is a service that process online payments, act as a bridge between customer, merchant and bank, ensure secure transaction using encryption. बहुत बार क्या होता है, जब आप कोई ऑनलाइन पेमेंट करते हो किसी वेबसाइट के थ्रू, अब आप अमेजोन ये सब यूज़ करते हो, सो वो खुद के पेयू या रेजर पे इन सबको यूज़ करते हैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए। आप क्या करते हो, आपने देखा होगा बहुत बार ओपन होके आता है, पेयू लिखा आता है, फिर आप वहाँ से पेमेंट करते हो अपना यूज़र आईडी डाल के, या अपनी गूगल पे की जो आईडी होती है उसको डाल के, फिर आप पेमेंट करते हो। सो ये होते हैं पेमेंट गेटवेज। वीज़ा इज़ अ ग्लोबल पेमेंट नेटवर्क, facilitates electronic fund transfer, used in credit card and debit card worldwide, does not issue card directly, works with banks. रुपे इंडियाज डोमेस्टिक कार्ड पेमेंट सिस्टम होता है, डेवलप्ड बाय एनपीसीआई, लोअर ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है, वाइडली यूज्ड इन एटीएम डेबिट कार्ड। आपने देखा होगा आपके जो डेबिट कार्ड होता है उस पर रुपए लिखा होता है, वो ट्रांजैक्शन के लिए पेमेंट सिस्टम होता है जो यूज़ करते हैं। मास्टर कार्ड्स कौन से होते हैं, मास्टर कार्ड्स एंड इंटरनेशनल पेमेंट नेटवर्क्स होते हैं, प्रोवाइड सिक्योर पेमेंट, यूज ग्लोबली फॉर क्रेडिट डेबिट एंड प्रीपेड कार्ड्स। वो ये आप ग्लोबली यूज़ कर सकते हो। एडवांटेजेस ऑफ सिक्योर सिस्टम इन ई कॉमर्स, ये क्या करता है, डाटा को प्रोटेक्ट करता है। अगर एक सिक्योर सिस्टम हो ई कॉमर्स के लिए, ट्रस्ट बिल्ड करता है ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, फ्रॉड को कम करता है, इंश्योर सेफ ट्रांजेक्शन। और लिमिटेशन क्या होती है, हाई कॉस्ट ऑफ सिक्योरिटी सिस्टम, कंटिन्यूस अपडेट रिक्वायर्ड होता है इसमें, स्टिल रिस्क और साइबर अटैक, वही अभी भी साइबर अटैक्स होते हैं, रिक्वायर टेक्निकल नॉलेज भी रिक्वायर्ड होती है अगर इनको यूज़ करना है तो। ये आपका सिलेबस है, आप देख लेना।
मैंने जो बताया ईडीआई जो फोर्थ यूनिट है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी तो आपको पता है यूपीआई, मोबाइल वॉलेट ये सब क्या होते हैं, फ़ोन बैंकिंग, नेट बैंकिंग ये सब क्या होती है पता ही है। पर ईडीआई इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका इंट्रोडक्शन, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ ईडीआई, फंक्शन एंड कंपोनेंट ऑफ ईडीआई, टाइप्स ऑफ ईडीआई, पेमेंट थ्रू यूपीआई, ये सब ईडीआई के थ्रू देख लेना। फाइल टाइप्स ऑफ ईडीआई अच्छे से इनको डिटेल में और पढ़ लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी तो आपको पता ही है कि WWEFTP ये सब क्या होते हैं, और थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, अब करते हैं प्रीवियस ईयर का पेपर। सो ये आपका प्रीवियस ईयर का पेपर है। आप देख सकते हो ई कॉमर्स क्या होता है, WW वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है मैं कराऊंगा आगे। वैन क्या होता है, वैल्यू एडेड नेटवर्क, डिस्क्राइब द फंक्शनैलिटी ऑफ डिजिटल वॉलेट, डिफाइन डिजिटल कैश और ई कैश। ठीक है, राइट अबाउट ईडीआई आर्किटेक्चर, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डिजिटल सिग्नेचर, वही जब आप चेक पे करते हो। ठीक है, इसके बारे में नोट लिख देना और अच्छे से पढ़ लेना। एक्सप्लेन द रोल ऑफ ई कॉमर्स इन इंडिया, इसको और अच्छे से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। इजी पेपर है, कर सकते हो आप। व्हाट डू यू मीन बाय ई कॉमर्स, क्या होता है ये, ट्रेडिशनल कॉमर्स से कैसे डिफर कर सकता है, आप लिख सकते हो। बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता था, पहले जाते थे दुकान पे देखते थे, कन्फ्यूजन भी और ज़्यादा हो जाती थी, अब ऑनलाइन कर सकते हैं ये सब। व्हाट आर द रिस्क इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, ये मैंने आपको कराई दिए हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ फायरवॉल, ये मैंने शॉर्ट में कराया है। फंक्शन क्या है इसके, ऑफ फंक्शन ऑफ फायरवॉल इन ई कॉमर्स, इसको देख लेना अच्छे से। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस कुछ भी हो, जो भी अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, ईजी है। फायरवॉल क्या होता है, वही बैरियर की तरह काम करता है। व्हाट इज ईडीआई, देखो दोबारा से आ गया क्वेश्चन, इसलिए मैं इसको इंपॉर्टेंट कह रहा था और 15 मार्क्स में आया ये। राइट अ शॉर्ट नोट फॉलोइंग मोबाइल कॉमर्स, ई ट्रेडिंग, ई बैंकिंग, ये क्या होती है, ये मैं आगे कराता हूँ। एक दो क्वेश्चन कराता हूँ बस, उनके आंसर आगे करते हैं। सो ये आपका आंसर नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ये, फुल फॉर्म ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, WW की। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ इंटरलिंक्ड वेब पेजेस एंड रिसोर्स दैट यू एक्सेस थ्रू द इंटरनेट यूजिंग अ वेब ब्राउजर लाइक गूगल क्रोम, इसके थ्रू आप एक्सेस करते हो। अ कलेक्शन ऑफ वेबसाइट एंड वेब पेजेस, उसको ये होता है कनेक्टेड थ्रू हाइपर लिंक्स यूज टू एक्सेस इंफॉर्मेशन लाइक टेक्स्ट, इमेज, वीडियोज एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू ओपन अ वेबसाइट यू आर यूजिंग www which works on top of internet to show content in a user friendly way। डिजिटल कैश क्या होता है, डिजिटल कैश also known as e-cash is a form of money that exists only in electronic form and is used for online transaction। It allows users to make payments over internet without using physical currency like notes or coins। It works through computer, mobile devices and secure networks। यही होता है आपका। और डिजिटल कैश इज कॉमनली यूज इन मोबाइल पेमेंट्स एंड ऑनलाइन शॉपिंग थ्रू एप्स लाइक गूगल पे, फोन पे एंड पेटीएम एटसेट्रा। नेक्स्ट है की फीचर्स ऑफ डिजिटल कैश, ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है, फास्ट ट्रांजैक्शन होता है, इससे कन्वीनियंस रहता है, सिक्योर और लो कॉस्ट रहता है। एग्जांपल ऑनलाइन पेमेंट्स, शॉपिंग, बिल पेमेंट्स, मोबाइल वॉलेट्स और क्रिप्टो करेंसी लाइक बिटकॉइन, इनके थ्रू आप, ये सारा डिजिटल कैश होता है और इसके थ्रू आप कहीं भी पेमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट है मोबाइल कॉमर्स, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है ये मैंने बहुत शॉर्ट में लिया, आप इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ लेना। 15 मार्क्स का है, ये आप कर सकते हो। मोबाइल कॉमर्स क्या होता है, मोबाइल कॉमर्स रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग goods or services using mobile device like smartphone and tablets। It allows users to shop, pay bills, transfer money and book services anytime and anywhere through mobile apps such as Amazon, Flipkart, Paytm। It is fast, convenient and widely used due to the growth of smartphones and internet access। ई ट्रेडिंग क्या होता है, ई ट्रेडिंग इज द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग फाइनेंशियल सिक्योरिटीज लाइक स्टॉक, बॉन्ड्स, कमोडिटीज। जो आप स्टॉक मार्केट करते हो, ऑनलाइन आप शेयर्स को बाय करते हो और इनके लिए जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जो ब्रोकर्स होते हैं, जैसे कि आपका जीरोधा, ग्रो, एंजल वन, ये सारे ब्रोकर्स होते हैं जिनके थ्रू आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग करते हो। आप खरीदते और बेचते हो सिक्योरिटीज़ को और शेयर्स को कंपनीज के। ठीक है, इससे क्या होता है, ई ट्रेडिंग प्रोवाइड्स रियल टाइम इंफॉर्मेशन, फास्टर ट्रांजेक्शन एंड बेटर कंट्रोल ऑफ ओवर इन्वेस्टमेंट। ई बैंकिंग क्या होता है, वही बैंकिंग सर्विसेज जो आप यूज़ करते हो थ्रू इनके जो बैंकिंग ऐप्स होते हैं, इनके थ्रू आप यूज़ करते हो, मोबाइल ऐप्स के थ्रू करते हो। जैसे कि SBI का होता है यूनो SBI, HDFC बैंक होता है, स्टेट बैंक का जो होता है वो यूनो SBI होता है, HDFC बैंक मोबाइल बैंकिंग होता है। इनके थ्रू आप बैंकिंग सर्विसेज कर सकते हो, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो, ऑफर्स को एक्सेस कर सकते हो 24/7 और
banking improves banking convenience, it saves times, offers 24/7 access and improve banking convenience। so वही easy है, कर सकते हो आप, पेपर easy है ये। और पूरे के पूरे जो टॉपिक्स हैं आपके सारे आपने देखा होगा आसानी है, बस कुछ कुछ हैं जहाँ पर थोड़ा सा आपको करना है, उसको अच्छे से डिटेल में पढ़ लेना। बाकी आई होप ये वीडियो आपको सही लगा होगा, समझ में आया होगा, मैंने कोशिश करी आपको अच्छे से समझाने की जितना हो पाए। शॉर्ट में है, इजी है, बस ये है मेरा पर्पस, बस ये है कि आप कॉन्सेप्ट समझ जाओ और आप खुद से चाहे खुद से वहाँ पर आप बना के लिख सको, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि होता क्या है, एक बेसिक सा हिंदी में अच्छे से समझ में आ जाए वो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।